हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज जैसा आपको दिख रहा है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईपी लीड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो 2024 में क्वेश्चंस मैकेनिक्स के आए हैं उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह का पेपर रहता है, हम लोग सारी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें मैथ्स के, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, चाहे वो कंप्यूटर के हो, सब पीवाईक्यूज हम लोग लेके आ रहे हैं सीरीज में। तो जो भी बच्चे आईपी लीड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन जो ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं वो बच्चे, प्लस ऑफलाइन सभी बच्चों के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको कुछ लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं आपके पेपर में, पहले वही मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पेपर में क्या होता है, आपके पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू रहते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, चारों सेक्शन के 4 ऑप्शंस रहते हैं ABCD करके। उसमें क्या है, एक क्वेश्चन जो है ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन इंटू 4, टोटल 100 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 400 मार्क्स। टोटल जो एग्जाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, साथ में ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे का होगा, मतलब 150 मिनट का, ढाई घंटे का, सॉरी 2.5 घंटे का पेपर रहता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इनकरेक्ट अगर आंसर होता है, ठीक है, जो डिडक्टेड होंगे मार्क्स वो इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 4 नंबर का 1 नंबर माइनस हो जाएगा अगर गलत करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मार्किंग रहने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझना क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन मैकेनिक्स का हम बात करते हैं। अ मैन होल्ड्स, ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके लीट 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा A to Z। सबसे पहले क्वेश्चन आता, अ मैन होल्ड्स ए बुक वेइंग 5 न्यूटन। कोई बुक है आपके पास, दिस इज द बुक, ये बुक है, इस बुक को कोई हाथों से होल्ड करे रखे हुए है, कीप्स इट फ्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन। इसका वेट कितना, 5 न्यूटन, मतलब इसका जो वेट लग रहा है नीचे दैट इज 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन इसका वेट है। एंड फोर्स जो लगा रहा है वो 10 न्यूटन ईच साइड, मतलब इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन, दोनों तरफ से। ऐसे किताब को जस्ट लाइक समझो, ये हमारी क्लास बुक्स है, जैसे मैं समझो बता देता हूँ आपको, जैसे ये बुक है, इसको दोनों तरफ से होल्ड किया ताकि नीचे ना जाए, अगर छोड़ो कम लगा रहा हो तो नीचे सरक रही है, इसको हमें होल्ड करके रखना है ऐसे करके। तो दोनों तरफ से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब इधर भी 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है। ठीक है, आपसे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द हैंड। हाथों और बुक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ भी साइड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू बतानी है। सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो 5 है, अगर ये नहीं गिरनी चाहिए, इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो ऊपर लगने वाले फोर्स है दोनों बैलेंस होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए जो हमारा 5 न्यूटन लग रहा है उसके बराबर। भाई जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना अपवर्ड फोर्स है, दोनों की इक्वेट करते हैं, 2 इंटू म्यू इंटू, अब एन क्या है सर, नॉर्मल रिएक्शन। जितना इसको हम कंप्रेस करेंगे उतना ही ये नॉर्मल रिएक्शन फील करेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना हम अप्लाई करेंगे उतना ही ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो जो एन होगा हमारा वो 10 न्यूटन हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, म्यू इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 1/4। ये सॉल्व हो के आएगा 0.25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन टॉपिक जो हमने कवर कराया था क्लास में वही का क्वेश्चन है एज इट इज। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने किए, और भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, जो बच्चे चाहें तो इस चीज़ का इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है लीट के लिए, रिगार्डिंग आईपी लीट और बाकी अदर लीट के रिगार्डिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाएगी, अभी इस सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जो सिंपल प्योरली मैकेनिक्स के, ये सोम के क्वेश्चंस हैं। सोम के क्वेश्चन को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, हम पहले मैकेनिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जो छोड़े हैं क्वेश्चन वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रहा है, मतलब u इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हुज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल्स टू आपको गिवन है 2t³ माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हर बार पूछा गया, एवरी ईयर आईपी लीट में हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या है सर, एक्सेलरेशन पूछा है आफ्टर 3 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है
d2s अपॉन में dt स्क्वायर, मतलब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dt तो यू विल गेट वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन 3 आ गया आएगा 6t माइनस 2t टी स्क्वायर, ये 3 है तो 3 आगे आ गया 3t 6t स्क्वायर माइनस 2t। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dv बाई dt, मतलब dv बाई dt का एक्सेलरेशन है दैट इज 12t माइनस 2। t की वैल्यू 3 सेकेंड बोला है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 12 इंटू 3 माइनस 2 36, 12 इंटू 3 इज 36, 36 माइनस 2 इज 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रबर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ रबर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग है लेट सपोज, इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को हमने फेंका यहाँ से, किस वेलोसिटी, u वेलोसिटी से। u वेलोसिटी से ये कुछ टाइम लेगी ऊपर जाने में, मतलब कुछ h हाइट तक पहुंच गई, यहाँ पे जाने में कुछ टाइम लेगी, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद जब ये फॉल करेगी तो यहाँ पे बोला है इसकी जो वेलोसिटी है वो 3u है। कितना है, 3u। तो टाइम की जब बात करते हैं सर, यहाँ पे 3u वेलोसिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ से चले तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। तो पहले टाइम यहाँ से जाने में लगेगा दैट इज t1, फिर यहाँ से आने में टाइम लगेगा t2। तो मेरे को t1 और t2 टोटल टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका फिर नीचे आई, तो टोटल टाइम बताना है t1 प्लस t2। सर इस वाली कंडीशन पर हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर ये 0 होगी। तो v इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है सर, u हमारा इनिशियल है u, और g कितना है, एक्सेलेरेशन कितना है माइनस g, भाई एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे लगेगा तो g कितना है माइनस g इंटू t। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा दैट इज t1 आ जाएगा u अपॉन में g, ये जाने का टाइम हुआ। जब ये वापिस यहाँ से यहाँ आएंगे, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो फाइनल जो टाइम निकलेगा वो कितना होगा सर। एक इक्वेशन और हम पढ़ते हैं क्या, सुनो, एक इक्वेशन और पढ़ते हैं क्या, s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू वाला पढ़ते हैं, और दूसरा एक और इक्वेशन हम यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये पढ़ते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। हमें t2 चाहिए, हमें एक्सेलेरेशन पता है, इनिशियल और फाइनल पता है, तो इसी इक्वेशन का यूज करके निकाल लेते हैं। t2 क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 3u इक्वल्स टू इनिशियल, यहाँ पे टॉप से जब चलेंगे तो 0 माइनस g इंटू टी। अब g क्या है, नीचे आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको इंटू टी। तो जो t2 है वो आपके पास आ जाएगा 3u अपॉन g। ये हमारा वापसी का टाइम, ये जाने का टाइम, दोनों टाइम को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा u अपॉन में g प्लस 3u अपॉन g दैट इक्वल्स टू 4u अपॉन में g। दैट इज आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान से देखते हैं, सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ प्रॉपर मिलेगी, ये मैं प्रॉपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ समझते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन टू पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या क्या कंडीशन है, टोटल लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड नाइदर लीनियर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी। दोनों की हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। जब हम इनइलास्टिक की बात, हमारे पास कोलिजन किस तरह का होता है सर, एक इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, एक इनइलास्टिक की बात करते हैं, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं। जब हम इनइलास्टिक की बात करते हैं सर, मोमेंटम हर जगह कंजर्व रहता है। ठीक है, बस इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब देयर इज सम चेंज। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, दोनों बॉडीज एक साथ कोलाइड होने के बाद ट्रेवल करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास साफ साफ लिखा है इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब इस वाली कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो क्या लिखा है, सिर्फ क्या कंजर्व होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली। द आंसर इज फर्स्ट वन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, उसको बोला जो इसका बेस है वो a है, द बेस ऑफ द सेक्शन इज a एंड हाइट इज l, दिस हाइट इज गिवन एज l, इसके सेंट्रोइड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सर हमें इसका रिजल्ट डायरेक्टली पता है कि सर हमारे पास जो
आई सेक्शन के लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए होता है दैट इज बी एच क्यू बाय 36। बस h की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है l, और b की जगह a, बेस है a, हाइट है l, दैट इज क्यूब डिवाइड बाय 36। तो आंसर क्या हो जाएगा a l क्यूब बाय 36। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियोस को देख सके जहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर्स कराए हुए हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी है अवेलेबल। बाकी किसी को कुछ डाउट रहता है जस्ट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग फोर्सेज है, नॉन कोप्लेनर है, कंकरेंट है, नॉन कंकरेंट है। तो ये क्या चीज होते हैं सर वो समझना। कोप्लेनर का मतलब होता है जब भी कोई फोर्स एक ही प्लेन में एक्ट करे, जब भी कोई फोर्स एक ही प्लेन में एक्ट करती है, इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। जैसे कैरम बोर्ड पे आप जो स्ट्राइक करते हो एक प्लेन होता है, उस प्लेन के ऊपर जो भी फोर्स आप स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर को, दैट इज प्लेनर। एक ही प्लेन में फोर्स का होगा, अब वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है बट प्लेन एक ही होगा। जो प्लेन होगा दैट शुड बी सिंगल, एक ही प्लेन होगा, अलग अलग प्लेन नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा नॉन प्लेनर, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है सर, एक कोई हमारे ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ 3 डायमेंशनल, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सर ये हमारा फ्रंट वाला प्लेन है, लेट्स सपोज 2 फोर्स इस फ्रंट पे हैं और 2 फोर्स इस वाले प्लेन पे हैं। तो अब ये चारों फोर्स कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन पे हैं। जब अलग अलग प्लेन पे फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। ये हमारी कोप्लेनर है, ये नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। कंकरेंट और नॉन कंकरेंट में क्या होता है सर, कंकरेंट फोर्सेस होते हैं जब अलग अलग फोर्सेस का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सभी का एक कॉमन पॉइंट हो, दैट इज दीज आर कंकरेंट फोर्सेस। अगर कोई फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे जा रहा है, अब इन तीनों फोर्स का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला। जब सभी फोर्सेस का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पे मीट करता है, दैट इज जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो एक ही पॉइंट पे मिलता है, दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज कंकरेंट पॉइंट एंड दोज फोर्सेस आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, 100% सर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कंकरेंट होगा, कंकरेंट होगा। एंड लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन्स, बोल दिया प्लेन्स अलग अलग, जैसे ये प्लेन और ये प्लेन अलग अलग है तो नॉन कोप्लेनर, द आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 लाइक फोर्सेज ऑफ 10 and 30 न्यूटन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सर 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है, लाइक का मतलब एक ये और दूसरा ये, लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक होता है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और पैरेलल भी बोला है, लाइक पैरेलल मतलब ये वाला है, अनलाइक पैरेलल ये है। जब दो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होता है डायरेक्टली हमारे फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, 10 + 30, 10 + 30 द आंसर इज 40 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बहुत आसान है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कब आता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। जनरली हमने पढ़ा है जब सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो 2 फोर्सेज आती हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो पैरेलल टू द सरफेस होता है इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसी को आगे चल के हम नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं और टेंजेंशियल फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, ये 2 मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर इनडिटरमिनेट बीम कंडीशन। इनडिटरमिनेट कंडीशन, बीम कंडीशन समझो। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि आपके पास जनरली हमने ये पढ़ा है, कोई भी सिस्टम हमारे पास होगा, मैकेनिकल सिस्टम कोई भी होगा, जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे और नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, जैसे हम रिएक्शंस निकालते हैं तो नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर इक्वल आते हैं तो हम उस इक्वेशन को, उसके अननोन्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन के लिए। अगर 3 वेरिएबल है आपके पास x y z, तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए सच दैट आप x y z की वैल्यू निकाल सको। तो ऐसे ही अगर कोई भी हमारे पास जितनी इक्वेशंस है उतने ही अननोन है तो आप उनको डिटरमाइन कर सकते हो, तो ऐसे सिस्टम को डिटरमिनेट बोलते हैं। यहाँ पे बोला इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट कब होगा, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाए, नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ इक्वेशंस वो हमारी कम हो जाए और नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हो जाए। तो अननोन ज्यादा हो जाएंगे तो उनको कैलकुलेट करना
पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट। ऑप्शन सी देखो, नंबर ऑफ अननोन कंपोनेंट्स शुड बी ग्रेटर देन, अननोन कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। स्पेलिंग मिस्टेक है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जितनी होंगी, जस्ट हम 3 इक्वेशन बेसिकली पढ़ते हैं, समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0 और समेशन एम इक्वल्स टू 0। ये 2 डायमेंशन की बात करते हैं। जब 3D में चलते हैं तो हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस होती हैं, 3 मोमेंट की इक्वेशन, 3 फोर्स की इक्वेशन, तो टोटल 6। जब 2 डायमेंशन में चलेंगे तो 3 इक्वेशन आती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रायंगुलर शेप्ड फ्रेम इज एन डैश फ्रेम। अब ट्रायंगुलर फ्रेम शेप्ड फ्रेम है, इसके बारे में पूछ रहा है वो कैसा फ्रेम है। ट्रायंगुलर का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर फ्रेम है, कोई आपने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें कंडीशन पता होनी चाहिए सर, m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 हमारी कंडीशन होती है किसकी, परफेक्ट ट्रस की। m होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, j होता है नंबर ऑफ जॉइंट। यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं, मेंबर कितने, 1 2 3, नंबर ऑफ मेंबर 3 है, ठीक है। जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 जॉइंट्स है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट हैंड साइड 3, दोनों क्या इक्वल है। ऐसे ट्रस को, ऐसे फ्रेम को बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम। क्या बोलते हैं, परफेक्ट फ्रेम। अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाए कि नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हो जाए 2j माइनस 3 से, तो हमारे पास ये क्या जाएगा, ओवर रिजिड बोल सकते हैं इसको, ओवर रिजिड बोल सकते हैं, या फिर रिडंडेंट फ्रेम या रिडंडेंट ट्रस बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जितने चाहिए उससे कम आ जाए 2j माइनस 3 से, तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंट या अंडर रिजिड। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट या अंडर रिजिड। तो सिंपल क्वेश्चन क्लास का है ये क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर अलोंग द प्लेन, जी की वैल्यू दे रखी 10। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास ये कोई प्लेन है, लेट सपोज ये ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो जस्ट ब्लॉक को ले लेते हैं, बाकी चीज हटा देते हैं। एक सेकेंड हटा देते हैं, एक सेकेंड ब्लॉक को, इसको हम मान लेते हैं ये हट गया, एक सेकेंड। चलो यहीं पे बना लेते हैं पीडी। सबसे पहले इसका वेट mg नीचे एक्ट करेगा, mg नीचे एक्ट करेगा। इस mg, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इस mg के 2 कंपोनेंट होंगे, mg ये 30 डिग्री होगा, ये mg cos 30, इधर आएगा mg sin 30, mg sin 30। आपसे बोल रहा है कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, कितना डिस्टेंस, 3.6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3.6 मीटर। आगे व्हाट विल बी द, अच्छा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, स्पीड ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछ रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया वेलोसिटी, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो सर एक इक्वेशन हमें पता है सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सर एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं, v हमें दे रखा है कितना है 3.6, s हमें दे रखा है, a हमें पता है, ये निकाल लेंगे यहाँ से, फोर्स निकालने के बाद तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। u क्या है, रेस्ट है, तो सर u तो 0 हो गया, u 0। अब इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बोला है फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, सिर्फ कौन सा फोर्स होगा, mg sin 30, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक को नीचे ले जाने में। मींस जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज mg sin 30, इसको हम इक्वेट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो m से m कट जाएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया g sin 30, 10 इंटू 1/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू s हमें कितना दिया 3.6, यू विल गेट 10 इंटू 36, 3.6 दैट इज 36, तो v स्क्वायर आपका 36, तो v आ जाएगा कितना 6 मीटर पर सेकेंड। द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। वीडियो के बाद हम कुछ एंड में कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए, कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ थिन डिस्क एंड थिन रिंग, दिस इज रिंग, बोथ हैव मास m, दोनों का मास सेम है, m मास है और रेडियस r है,
बोथ रोटेट अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर, मतलब एक की हमारे पास डिस्क है, एक डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, डिस्क है, सॉलिड है, एक रिंग है, रिंग समझो, ये रिंग है हमारे पास, दैट इज द रिंग, ये रिंग है, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, मतलब मास इसका m है, रेडियस r है, इसका मास भी m है एंड रेडियस r है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रल एक्सिस की हम बात करते हैं, सेंटर से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क के लिए हमारे पास आता है mr²/2, I की वैल्यू आती है mr²/2, इसके लिए वैल्यू आती है mr²। मतलब रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ज्यादा होता है, जस्ट लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा रहा, काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, सर लीनियर में होती है हाफ mv², रोटेशन में होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω²। जो लीनियर में मास हमारा इनर्शिया काम करता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी करती है वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और ओमेगा बोला है क्या, सेम, साफ साफ लिखा है एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी सेम, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई जिसका ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, सर रिंग का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, द रिंग एंड द डिस्क सेम नहीं हो सकता, द काइनेटिक एनर्जी बोथ लोड आर जीरो नहीं हो सकता, द रिंग हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, सही बात है, जो रिंग है उसके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अ फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बताया था, सर किसी भी डायग्राम को आप सिस्टम से सेपरेट करो, आइसोलेट करो, उसके बाद उस पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने फोर्सेस इस पे लगा सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल फोर्सेस, उस सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको डिफाइन करते हैं, आप आइसोलेट करो बॉडी को और जितने उस पे लगने वाले फोर्स, उनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो डेफिनेशन क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से आइसोलेट करो एंड रिप्रेजेंट ऑल द एक्सटर्नल इफेक्ट्स एक्टिंग ऑन इट, द आंसर इज डी। सिंपल है, और बाकी डेफिनेशन इसकी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। लीस्ट फ्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने जो सिलेबस में पढ़े हैं सारे फ्रिक्शन, बेसिकली हम पहले पढ़ते हैं सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक डायनेमिक फ्रिक्शन, बट स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के अलावा भी हमारे पास फ्रिक्शन आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब इनमें बात करते हैं, ये स्टैटिक और सेम नहीं होती, ये भी पता है, ये चीज नहीं हो सकती कि सेम नहीं होते, स्टैटिक हमारा ज्यादा होता है, डायनेमिक थोड़ा सा कम होता है। स्लाइडिंग और रोलिंग में क्या अंतर है वो बात करते हैं। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, आपके बॉल बेयरिंग हो गए, बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग होगी, जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा एक लाइन में होगा, तो यहाँ पे जो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो डैमेज होगा सरफेस के बीच में वो बहुत मिनिमम होगा, तो लॉसेस कम होंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट काफी कम होगा। स्लाइडिंग में क्या होगा, जब दो सरफेसेस रब होंगे तो वहां पे जो सरफेसेस के पीक्स एंड वैलीज होंगे, मतलब जो रफनेस होगी वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होगी, तो वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे। तो जो हमारा सबसे कम फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इसलिए व्हीकल्स में या फैन में आपने बेयरिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो बेयरिंग्स वगैरह में क्या होता है, बॉल बेयरिंग हो या रोलर बेयरिंग हो, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, याद रखिएगा इसको। फिर बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बुक ऑफ मास 10 kg इज लाइंग एट द फ्रंट डेस्क ऑफ ए क्लासरूम, the static friction is 0.5, coefficient of static friction is 0.5 and the force of 40 Newton is applied to the book will move, will not move, इस पे है ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास बुक है, वेट कितना दिया है 10 kg, तो m इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, मतलब 100 न्यूटन नीचे लगेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं F, तो एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा बोला है, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की आप लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, लिमिटिंग वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, सर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है 0.5, एन आपको दे रखा है कितना, सर 10 इंटू 10, जितना ऊपर अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स कितना है सर 40 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लगा सकता है वो 50 न्यूटन लगा सकता है, आप 40 लगा रहे हो, तो जब तक आप 50 नहीं पहुंचोगे आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक विल नॉट मूव, आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट W इज रिक्वायर्ड टू मूव अपॉन ए रफ इंक्लाइन प्लेन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। ये एक्चुअली अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा प्लस फाई है, यहाँ पे म्यू है और ये म्यू है। ध्यान सुनिएगा। हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल अल्फा द एफर्ट अप्लाइड। एफर्ट कैसा इंक्लिनेशन समझो, ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है अल्फा, ये ब्लॉक है, इस सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, पैरेलल कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। इससे जितना ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना, जितना नीचे फोर्स लग रहा होगा उतना ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका mg लगा लेते हैं कंपोनेंट। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक mg cos अल्फा, यहाँ पे ये हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा, इधर हो जाएगा mg sin अल्फा। अगर मैं फोर्स आगे लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा सर, नीचे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड करेगा, दैट इज म्यू इनटू एन। mg इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो ये n किसके बराबर होना चाहिए, mg cos अल्फा के। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा म्यू इंटू mg cos अल्फा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg cos अल्फा के बराबर आएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं सर, mg sin अल्फा और म्यू mg cos अल्फा। तो हमारे पास जो P हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, दैट इज एफर्ट mg sin अल्फा प्लस म्यू mg cos अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, mg हम कॉमन ले लेते हैं, mg के हमारा क्या वेट है, दैट इज sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा, ये हो जाएगा w sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा, ऑप्शन सी, ये हमारे पास आ गया। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस at a point is 16 Newton if the resultant force is 8 Newton and direction is perpendicular to the smaller force। मतलब क्या है, एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, जो भी स्मॉलर फोर्स है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसे समझो, मैं दोबारा बना देता हूँ, ऐसे समझो एक स्मॉलर फोर्स है, एक कोई लार्जर फोर्स है, जो रिजल्टेंट है वो ऐसा है, ये स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे बोल रहा है दोनों फोर्स का सम कितना है 16। क्वेश्चन तो यहीं से बन गया सर, 8 + 10 18, 6 + 12 18, 10 + 10 20, 6 + 10 18, सॉरी 16, दिस इज 16। तो पहले क्वेश्चन में बोल दिया कितना डेटा है 16 न्यूटन। तो सर पहले से तो ऑप्शन निकल गया क्या, ए है। ठीक है, जब सॉल्व करने जाओगे तो हमें मान लेते हैं कि दो फोर्स है ए और बी, तो सर a + b आपको गिवन है 16 न्यूटन एंड रिजल्टेंट क्या होता है सर, रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहां से हम a और b, यहां से रिजल्टेंट दे रखा है, a और b की इक्वेशन यहां से निकल जाएगी। थीटा की बात करते हैं तो tan अल्फा वाले रिजल्ट से हम निकाल सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहां से टोटल 16 होना चाहिए। तो सर एक ही ऑप्शन में 16 आ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोम के क्वेश्चन है आपके पास 23 है, ये भी सोम का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी सोम का है। तो सोम के क्वेश्चंस अभिषेक सर कराएंगे। ठीक है, कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी क्लास। तो अभी सर ने आपको बेसिकली सॉम के लाइक मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कराए। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अब कुछ पोर्शन है सॉम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, खास करके उन स्टूडेंट्स को बड़ा आसानी से समझ आएगा जो बेसिकली मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं या बेसिकली सिविल ब्रांच से, वो स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। बट वो स्टूडेंट जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस से है या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से, उनके लिए थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है। बट कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे, आप समझेंगे, ट्राई करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आप आए थे। हालांकि बताओ, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी भी बेसिक नॉलेज रखी है तो आप आराम से बना लेंगे। या मैं बोलूँ कि अगर मैं प्रीवियस ईयर के जो बैच की बात करूँ, जो बैच में हमने कराया था, A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट हुए और जो नोट्स में पढ़ाए गए थे, जो क्लासेस में पढ़ाए गए थे, वहीं से आए हुए। अगर बात करें कि सॉम की सेशंस कितने हुए थे, टोटल हमने सॉम के 2 या 3 सेशन दिए थे 2-2 घंटे के, और वो क्लास आपके लिए इनफ थी सॉम के 5 से 7 क्वेश्चंस के लिए। तो आज भी मैं आपको सारे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और ट्राई करिएगा कि यहीं पे आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्या आया था।
the magnitude of shear stress induced in solid shaft due to applied torque varies. सबसे पहले शाफ्ट कहाँ यूज होता है? जो हमारा शाफ्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में यूज होता है, जहाँ पे पावर का कंजप्शन होता है या पावर की जो चीजें होती है वहां पे हम लोग शाफ्ट का यूज करते हैं. तो यहाँ पे बोला है जो शाफ्ट है, जो आपका शाफ्ट होता है कुछ सर्कुलर शेप का हमारा शाफ्ट होता है, ठीक है. तो शाफ्ट में जो शियर स्ट्रेस है वो कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम आपसे पूछा हुआ है. देखिए इस पे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या दिया है, फॉर अ मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो एट द सर्कमफेरेंस, जीरो एट द सेंटर टू द मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस, और फॉर मैक्सिमम एट द सेंटर टू द मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस एट नॉट जीरो, फॉर मिनिमम एट द सेंटर, जीरो एट द मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस. ये थोड़े से ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं. ऑप्शन आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. वैसे अगर आप देखें 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एंड 22 में भी, तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है. अब बात करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा. अगर इसके सोल्यूशन की बात करूं तो इसका जो टॉर्क का इक्वेशन होता है T/IP टाउ बाय R इज इक्वल टू जी थीटा बाय L. अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां से ये पता चल रहा है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. R क्या है बेटा, इस इक्वेशन में जो R है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ शाफ्ट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ शाफ्ट. वहां पे जहां पे T जो है आपका टॉर्क है, IP है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G है आपका शियर मॉडुलस, थीटा है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट और L है लेंथ ऑफ द शाफ्ट. ठीक है, पर अभी हम क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं. अगर आप क्लास हमारी देखेंगे या मेरी क्लास नोट्स आप देखेंगे तो उसमें डिटेल्स इस पे पूरा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. बट अभी सिर्फ सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो ऑब्वियस है, आप सबको पता है यहाँ पे टाउ जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये आपने बनाया. ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे रेडियस जो होता है जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम होता है ना. यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे मैक्सिमम, यानी कि शियर स्ट्रेस सेंटर पे क्या होगा जीरो और सरकमफेरेंस पे क्या होगा मैक्सिमम. तो इसका आंसर है मैक्सिमम एट सरकमफेरेंस एंड मिनिमम एट और जीरो एट सेंटर. ठीक है, सो द ऑप्शन बी सही है जहां पे बोला है जीरो एट अ सेंटर एंड मैक्सिमम एट द सरकमफेरेंस. ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन, आप आराम से बना सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a hollow shaft of the same cross section area that of solid shaft can register more torque and register less torque and equal या none of the above. देखिए अगर मैं टॉर्क की बात करूं, हमारा ज्यादातर जो शाफ्ट होता है वो हॉलो बनाया जाता है. हॉलो इसलिए बनाया जाता है कि उसमें पावर का जो कंजप्शन है या जो पावर लेने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट. दैट्स वाई अगर हम बात करें इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट, तो हॉलो शाफ्ट का जो टॉर्क है बेटा, हॉलो शाफ्ट का जो टॉर्क है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट. ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें टॉर्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट. तो रजिस्ट मोर टॉर्क यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा. देखिए क्वेश्चन ना बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस के साथ भी बनाओगे तो आराम से बनाया जा सकता है. ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. और मैं आपको बता दूं, अगर आपने लीड के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं और ईमानदारी से सॉल्व किए हैं तो आप अगर देखेंगे तो 30% क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं. आप 2021, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन देखिएगा एज इट इज रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. तो बेटा देखो बहुत बढ़िया एग्जाम है, तरीके से करिए, अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ करिए, क्योंकि आपका ये जो टाइम है बहुत क्रूशल है. भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं या आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, करिए, मेहनत बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपका पूरा कैरियर जो है वो बीटेक कॉलेज पर डिपेंड करता है. और अगर आपको एक बेहतर बीटेक कॉलेज नहीं मिला तो बहुत आगे पछताने वाला काम होगा. ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए. ऑब्वियस है कॉलेज के आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी प्रिपरेशन को हाइक करने का बहुत अच्छा मौका है. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. नेक्स्ट क्या है, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स. देखिए ये क्वेश्चन ना मैं आपको सच बताऊं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और
शायद ही इसको किसी इंस्टीट्यूट में कवर किया जाता हो, क्योंकि देखिए इसमें जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन है ना, बहुत अंदर का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। खासकर अगर मैं सॉम की बात करूं, सॉम जो पढ़ते हैं उसमें कॉलम वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन में आपको मैं पूरा बताऊंगा और आगे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इसमें क्या बोला है, इक्विवेलेंट लेंथ निकालना है। पहले आप समझिए, लेट सपोज बेटा ये कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, क्या है, कॉलम है, और ये कॉलम की जो पूरी लेंथ होती है वो कैपिटल एल होती है। जो कॉलम की जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल, राइट। और लेट सपोज कॉलम की हमें इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी है। इक्विवेलेंट लेंथ बोले तो इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहां पे मोमेंट जीरो होता है, इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं हम, या हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ, राइट। तो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ का कॉलम लेंथ के साथ हमेशा एक रिलेशन होता है। इक्विवेलेंट लेंथ का कॉलम के साथ एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को एक कांस्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि के जो है अलग अलग कॉलम की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग एंड कंडीशन ऑफ कॉलम पे डिपेंड करता है, ठीक है। या हो सकता है कि कॉलम दोनों तरफ फिक्स कर दिया जाए, या कॉलम एक तरफ फिक्स और एक तरफ हिंज कर दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम फिक्स्ड एट बोथ द एंड। क्या बताना है, इक्विवेलेंट लेंथ जब कॉलम क्या हो, दोनों तरफ फिक्स हो, तो फिक्स में आपका के हो जाता है, और के की वैल्यू हो जाती है 0.5। तो आंसर आपका हो जाएगा यहां पे ऑप्शन बी, ठीक है। और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ये बोल दे भाई कि कॉलम दोनों तरफ हिंज है, क्या है, कॉलम दोनों तरफ हिंज है, और अगर हिंज है तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो, या इक्विवेलेंट जो लेंथ होगी वो कॉलम के एक्चुअल लेंथ के बराबर होने वाली है, राइट। इसके अलावा या तो ऐसा बोल दे कि भाई एक तरफ आपने फिक्स किया है कॉलम को, और एक तरफ क्या किया है, हिंज किया है, तब भी जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो L/√2, या अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखे तो 0.707L होगी। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो क्वेश्चंस ज्यादातर इसमें आए जाते हैं या इस टॉपिक से बनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर 2023 में भी रिपीट किया था। मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन हर साल ही रिपीट हो रहा है, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला भी जो हमने पढ़ा अभी, टॉर्क का जो सेंटर पे आपका जीरो होता है, मैक्सिमम विद द सर्कमफेरेंस, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर रिपीट किया है। आप बस इसमें ये ऐड ऑन कर लीजिएगा, आप सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, 100% से आपका क्वेश्चन आएगा एट एक एग्जैक्टली क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज और है, देखिए रटने का मतलब ये नहीं कि भाई बिना कंसेप्ट के आप रटे जाए। कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको, मैं खैर ये बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे, जो मेरे से पढ़े थे या हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से पहले उन्होंने कोचिंग ली है, और वो जाके बच्चों को पढ़ा रहे जिनको खुद का लाइक सॉम क्लियर नहीं है। या कई कई इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है कि एक ही टीचर आपका सॉम भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है। देखिए बेटा, या तो आप सेल्फ प्रिपेयर करिए, या तो ऐसे इंस्टीट्यूट से काफी दूरी बना के रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर उनके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वो कैसे क्लियर कराएंगे। तो ऑब्वियस है, टाइम देखिए अभी भी अगर मैं बता दूं तो अप्रैल मिड में आपका पेपर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 या 2.5 महीने बचे। उनको सही जगह पे यूटिलाइजेशन करें, किसी ऐसी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पे कुछ क्लियर ही नहीं है, उनको पेपर का पता ही नहीं है, ना उनके यहां से कोई रैंक आई हुई है, आप समझिए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 at a point represent respectively at 80 megapascal, 30 megapascal, minus 40 megapascal the maximum shear stress। बेटा देखो ये क्वेश्चन ना खासकर सिविल और मैकेनिकल में एसएससी जेई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब सोचो लीट जैसे एग्जाम में पूछने का क्या मतलब है, जहां पे कंप्यूटर साइंस का बच्चा इसको कनेक्ट कर ही नहीं सकता। और अगर सिर्फ मैं इसको कनेक्ट करने या इस क्वेश्चन को आपको समझाने जाऊं या इससे रिलेटेड सारे टॉपिक समझाने जाऊं तो आपके कम से कम तो 8 से 9 क्लासेस जाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं क्वेश्चंस के जो लेवल है वो या तो बहुत ही ज्यादा अप कर दिया है या तो बहुत ही ज्यादा लो कर दिया है। खैर अभी हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा समझिएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पे पहला दिया है 80 मेगापास्कल, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 30 मेगापास्कल, एंड तीसरा जो दिया हुआ है -40 मेगापास्कल,
ठीक है। अब जो ताऊ मैक्स होता है बेटा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा पी मैक्स माइनस सिग्मा पी मिनिमम डिवाइड बाय 2। क्या होता है? सिग्मा पी यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां पे देखें सबसे मैक्सिमम कितना है बेटा 80 है और मिनिमम कितना है माइनस है, माइनस 40 है, तो माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 बाई 2 दैट इज व्हाट 60 मेगा पास्कल। क्या हो जाएगा बेटा 60 मेगा पास्कल। सो आंसर इज टी। ठीक है, देखिए अगर नहीं आता है तो यहीं से आप कंसेप्ट चोरी करिए, कंसेप्ट यहीं से समझिए कि भैया क्या करना है। 3 स्ट्रेस होते हैं, उसमें से एक मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाला स्ट्रेस लेना है और एक सबसे कम वाला लेना है, दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। लास्ट टाइम 2023 में इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना था, व्हाट इज शियर स्ट्रेस या व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफरेबल क्रॉस सेक्शन फॉर द बीम ऑफ बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड के लिए कौन सा सेक्शन प्रेफर है? तो बेटा इसके लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा, याद कर लेना, हमेशा याद रहेगा, चाहे वो बेंडिंग के लिए पूछे कौन सा सेक्शन आपको प्रेफर करना है या शियर के लिए। तो शॉर्टकट बेटा है IRSC। क्या बोलेंगे? IRSC। व्हाट इज I? I is I section. This is meaning of I मतलब I section। ठीक है बेटा। R का मतलब है रेक्टेंगल सेक्शन, दिस इज व्हाट रेक्टेंगल सेक्शन। और S का मतलब है स्क्वायर सेक्शन, ठीक है। और C का मतलब है बेटा सर्कुलर सेक्शन। देखो बेटा मेरी क्लासेस में या हमारी TDC की बात करें, आपको हमेशा शॉर्टकट सिखाएंगे। जितना आप शॉर्टकट सीखोगे एग्जाम उतना जरा आसान लगेगा। अब समझना मैंने क्या बोला है, शॉर्टकट याद रखना IRSC। अब याद रखना बेटा अगर हम इधर से इधर जाएं, मतलब I सेक्शन, रेक्टेंगल सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन और इधर हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ कम होगी। क्या कम होगी? बेंडिंग स्ट्रेंथ कम होगी और शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। शियर ये कम होगी बेटा और शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। शियर स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेंडिंग में बेस्ट सेक्शन कौन सा है, बेंडिंग में बेस्ट सेक्शन कौन सा है? आई सेक्शन। और अगर आपसे पूछे कि शियर में बेस्ट सेक्शन कौन सा है, तो शियर में बेस्ट सेक्शन कौन सा होगा? सर्कुलर। याद रहेगा, बेंडिंग में बेस्ट सेक्शन आई सेक्शन और शियर में बेस्ट सेक्शन कौन सा है बेटा? कौन सा है? शियर स्ट्रेंथ, सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकता है कि इन क्वेश्चन को अरेंज करो, इन सेक्शन में अरेंज करो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में आपको दिया कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, ये आपसे पूछ ले स्क्वायर और सर्कुलर सेक्शन में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो स्क्वायर सेक्शन की ज्यादा है। आई होप कि आपको बड़ा आसानी से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट तो मैकेनिक्स का है, ये आपको सर ने करा दिया है, ये भी मैकेनिक्स है, ये भी मैकेनिक्स है, ये भी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम स्पान L loaded at the force at the end by the P is given by। सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, 2023 का क्वेश्चन है, जाके उठा के देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट कराया हुआ है। मतलब क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। 4 से 5 क्वेश्चन मैकेनिक्स में आपको रिपीट मिल जाएंगे, सेम मैथ का और सेम रीजनिंग का। आपको कल या परसों तक मैकेनिक्स और सॉरी मैथ्स और रीजनिंग का भी सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसको भी देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पे क्या बोला है कि कैंटिलीवर बीम। पहले बेटा कैंटिलीवर बीम समझिए, जिनको नहीं आता। कैंटिलीवर बीम वो होता है जो एक तरफ बेटा फिक्स कर दिया जाता है, दूसरी तरफ फ्री कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक तरफ फिक्स, दूसरी तरफ फ्री कर दिया जाता है। इसमें बोला है कि कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन है बेटा L, इज फ्री एंडेड बाय द फोर्स इज गिवन बाय P। यहां पे फोर्स क्या लग रहा है? P। क्या लग रहा है? फोर्स
P लग रहा है और आपसे बोला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब ध्यान से समझना, जब कोई बीम बेटा फिक्स्ड होता है तो फिक्स में होता क्या है कि फिक्स्ड एंड तरफ, जैसे मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, फिक्स्ड एंड में ना तो बेटा स्लोप आएगा ना तो बेटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, ना तो यहाँ पे स्लोप आएगा ना यहाँ पे डिफ्लेक्शन, क्योंकि इस तरफ क्या किया है आपने, फिक्स किया है। इमेजिन करिए प्रैक्टिकली कि आपको एक तरफ फिक्स कर दिया गया और ये फ्री है, अब इस पे हम लोड लगा रहे हैं तो ऑब्वियस है भैया ये स्लोप भी यही होगा, डिफ्लेक्शन भी यही होगा। स्लोप का मतलब होता है ऐसा घुमाओ और डिफ्लेक्शन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, ठीक है। तो आपका इसमें डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला बी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये होगा पी एल क्यूब अपॉन 3i, ठीक है। और स्लोप अगर बी पे निकालेंगे तो ये होगा पी एल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ कैंटिलीवर बीम स्पैन एल लोडेड एट द फ्री एंड बाय द फोर्स P इज गिवन बाय, तो ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। समझ आया? देखो बड़ा इजी है, आपको इसमें मैं मुश्किल से 4 या 5 फॉर्मूले लिखाऊंगा, बस रट के चले जाना। अगर हम कभी कैंटिलीवर का ही बात कर लें, कैंटिलीवर में एक और होता है, जैसे मान लो कैंटिलीवर बीम दिया, इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दिया, ठीक है, ये एल लेंथ है, तो इसमें स्लोप बी पे होगा ml अपॉन EI और डिफ्लेक्शन एट बी पे होगा ml स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपको ऐसा हो कि इसमें यूडीएल लगा दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसका इंटेंसिटी होता है W किलो न्यूटन पर मीटर, L दे दिया और B पॉइंट दे दिया, B पॉइंट पे स्लोप होता है WL का क्यूब अपॉन 6EI एंड डिफ्लेक्शन होता है बेटा WL की पावर 4 अपॉन 8EI। बस आप ये 4 फॉर्मूले भी रट के जाइए, मैं आपको बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई और भी चीजें जाननी, और भी एक्सपर्टाइज होना है, अभी भी टाइम है 2.5 महीने, प्रॉपर क्रैश कोर्स मेरे पास चल रहा है, आप आइए ज्वाइन करिए और खुद देखिए कि जो एक्सपीरियंस टीचर है, आप कहीं और भी एक्सप्लोर करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जो एक्सपीरियंस आपको टीडीसी की टीम में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे हर एक टीचर, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, या सॉम के टीचर्स हों, या किसी भी कैटेगरी के, सब में एक प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास जेई और एई और गेट का भी बैच चलता है, जिसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के बच्चे, और जिसमें हमने काफी अच्छी अच्छी रैंक भी दी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन तो समझ नहीं आ रहे, चलो देखते हैं क्या दिया है। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मैकेनिकल मटेरियल हुज बल्क मॉडुलस इज 50 गीगापास्कल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 30 गीगापास्कल, पॉइजन्स रेशियो 0.25। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे ना क्या बोला है, आपको ई निकालना है बाबू, क्या निकालना है, ई निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, बल्क मॉडुलस यानी के दे दिया है 50 मेगापास्कल, क्या दे दिया है 50 मेगापास्कल, और शियर मॉडुलस यानी कि जी की वैल्यू दिया है बेटा 30 मेगापास्कल, एंड पॉइजन्स रेशियो दे दिया है 0.25। ऑप्शन है पहला 75, दूसरा 110, 60 एंड 90, ठीक है। अब देखो ये ई के जी क्या है, पहले ये समझना, ये बेटा होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। कि ये सॉम का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ये क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। और इन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है जरा समझना। पहला रिलेशन होता है इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, दूसरा होता है E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। और एक और होता है 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, ऐसे करके रिलेशन होता है। अभी फिलहाल हम इस रिलेशन पे, इन दोनों रिलेशन में से किसी भी एक रिलेशन को आप यूज करिए और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्या करना है, डायरेक्टली आंसर लाना है। चलो पहला वाला यूज कर लेते हैं, बड़ा इजी है। म्यू यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो है बेटा, ई निकालना है, ई इज इक्वल टू 2, जी कितना दिया है हमारा 30, क्या दिया है 30, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 30 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू कितना है 0.25, ठीक है। 60 इंटू 1.25 सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है 60 प्लस 60 इंटू 1/4 75 मेगापास्कल आ रहा है बेटा, सॉल्व करके 75 मेगापास्कल। सो द ऑप्शन ए इज सही, ठीक है। तो ये बेसिकली इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है, आप एग्जाम में सॉल्व करते जाएंगे तो रिलेशन भी आप याद कर सकते हैं। तो आई थिंक यही था। हाँ एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कंपेयर्ड विद द सॉलिड सेक्शन हॉलो सेक्शन कॉलम हैज। अगेन बेटा कॉलम से 3 क्वेश्चन बने और कॉलम के डीप क्वेश्चन आपसे उठाए गए, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि कॉलम है कि सॉलिड सेक्शन का हॉलो सेक्शन का, किसकी बकलिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। सबसे पहले बेटा ये टर्म समझो, बकलिंग क्या है, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले बकलिंग क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा कॉलम इमेजिन करो, एक बहुत लॉन्ग कॉलम, और आपने देखा होगा जो लॉन्ग कॉलम होते हैं वो थोड़े से ऐसे बकल हो जाते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा एक लॉन्ग कॉलम है, ये हल्का सा ना ऐसे बकल सा दिखने लगता है ऐसा, ये कई बार ऐसे भी हो जाता है, या कई बार ऐसे बकलिंग होने लगती है। बहुत बड़े लॉन्ग कॉलम की बात कर रहे हैं। लॉन्ग कॉलम जब ऐसे बकल शेप में आ जाता है उसी को बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं? बकलिंग, ठीक है। क्लियर हुआ बकलिंग क्या है। अब आपसे क्या पूछा है, देखो बेटा जो मैकेनिकल और सिविल ब्रांच है ना उनके लिए बकलिंग वर्ड बड़ा आसान या इजी होता है, पर वहीं पे बात करूं इलेक्ट्रिकल गैस कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये पहली बार ये वर्ड ही आप सुन रहे होंगे कि भाई होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो बकलिंग क्लियर हुआ कि लॉन्ग कॉलम है जो इस शेप में आ जाए या हल्का सा टिल्ट हो जाता है, दैट इज बकलिंग। अब बात क्या बोला है कि भैया एक तरफ आप इमेजिन करो सॉलिड कॉलम, मतलब पूरा सॉलिड, और दूसरा हॉलो कॉलम। देखो कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस है, आप खुद बता सकते हो कि भैया सॉलिड सेक्शन या हॉलो सेक्शन में किसकी बकलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब कौन जल्दी बकल नहीं होगा। तो ऑब्वियस है अगर आपने हॉलो शेप का बनाया है, हॉलो शेप, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। क्या ज्यादा हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इजीली बकल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इजीली बकलिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? तो नॉर्मल है, बता सकते हो आप अपने से भी, या नहीं बता पा रहे हो तो कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा यार, ऐसे थोड़ी होता है एग्जाम देने बैठे कॉमन सेंस के साथ, है ना। ये बात कर रहा हूं मैं कि एक तरफ हॉलो कर दिया एक तरफ सॉलिड, ऑब्वियस है हॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, इसलिए बकलिंग स्ट्रेंथ जो है सॉलिड सेक्शन की, क्या बोला है, कंपेयर्ड विद द सॉलिड सेक्शन हॉलो सेक्शन कॉलम हैज हाई बकलिंग स्ट्रेंथ, हाई बकलिंग स्ट्रेंथ। चलो ये तो मैंने प्रैक्टिकल आपको रिलेट करके बता दिया। अब एक्चुअल अगर प्रूफ चाहिए तो भैया आइलर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, आइलर्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला दिया था जो था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से ये पता चला कि क्रिपलिंग लोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ये ज्यादा, तो आपकी क्रिपलिंग स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, क्रिपलिंग स्ट्रेंथ या बकलिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, ज्यादा। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो आपकी बकलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, यस, स्लाइड इतने में खत्म हो गई। चलिए अब देखिए भाई, अगर मैं आपको देखूं तो आपको पूरे सॉल्यूशंस यहां पे बता दिए गए हैं मैकेनिक्स के। अब बहुत ही जल्दी आपको रीजनिंग का और बहुत ही जल्दी मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस उसमें कुछ एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी कराए जाएंगे। हमारे पास हर एक सेक्शन की बात करें, चाहे मैकेनिक्स की बात करूं या मैं आपको बात करूं सॉम की या मैथमेटिक्स की या रीजनिंग की या एप्टीट्यूड की, सब में आपको फैकल्टीज मिलेंगे प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ, जिनको अनुभव है बेटा। मैं आपको बता दूं, अगर मैकेनिक्स की भी बात करें, विजेंद्र सर ने जिस तरीके से पढ़ाया था लास्ट बैच में भी, एग्जैक्ट क्वेश्चन उनके नोट से उठ के आता है। आप उनसे एक बार मिलो, जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, आप एक बार उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आप चीजों को समझेंगे ना, आपको खुद समझ आएगा कि भाई लेवल ऑफ द क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। अभी भी आपके पास जो अप्रोक्सीमेट टाइम है मैं आपको बता दूं बेटा, हम यही मान के चल रहे हैं अप्रैल 15, उससे ऊपर हम सोच नहीं रहे। जनवरी फरवरी मार्च, अब फिर जनवरी लगभग 11 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास फरवरी मार्च 2 मंथ बचा है ना। और आपको बता दूं लास्ट टाइम का जो लीड का पेपर हुआ था वो आपके कॉलेज के सेमेस्टर के पहले ही हो गया था, सेमेस्टर एग्जाम के पहले ही, ठीक है। तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई कॉलेज के पेपर के साथ साथ ये भी निकालना है, और टाइम कम है बेटा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई ना कोई या तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए या तो आके पहले गाइडेंस लीजिए। मेरे पास फ्री गाइडेंस सेशन है, मेरे पास नंबर आपके पास प्रोवाइड करा दे रहा हूं, आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं और हमसे मिलना चाहते हैं तो या तो आप हमारे ओखला वाले ब्रांच पे आ सकते हो, या आप हमारे लक्ष्मी नगर, क्योंकि लक्ष्मी नगर ब्रांच पे मेरे पास प्रॉपर आपको लीड का एक बैच भी मिल जाएगा, 3 बैचेस है मेरे पास,
सुबह मॉर्निंग और आफ्टरनून, सॉरी सुबह इवनिंग और आफ्टरनून के सेशन से आप किसी में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें, या आप ऑनलाइन भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारा कोर्स अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, आईपीयू, डीटीयू और कोई भी लीट एग्जाम है उसके सारे हम एक साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी नगर ब्रांच में भी आप आके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आके जुड़ सकते हैं। एक और वार्निंग है बेटा आप सबके लिए, प्लीज फीस कम के चक्कर में किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करिए जिनको खुद नॉलेज नहीं है, जो इस फील्ड में नए हैं, जिन्होंने आज तक कुछ रिजल्ट ही नहीं दिया। आप प्लीज, आप हो सकता है 2000-4000 कम के चक्कर में आप ज्वाइन करते हैं और आपका ये पूरा कैरियर खराब होगा। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीटेक कॉलेज बेहतर नहीं लिया ना बेटा, और डिप्लोमा का आपको भी पता है कि डिप्लोमा का रोल पूरी तरह से उतना नहीं बचा है, तो अगर आप चाह रहे हो ना बीटेक कॉलेज बेहतर टॉप कॉलेज दिल्ली का कॉलेज मिले या डीटीयू कॉलेज मिले, तो बेटा स्ट्रैटेजी सही बनाओ। किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में ना जाओ जिनको खुद ही नहीं पता कि भाई क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, ना कोई प्रेडिक्शन ना कुछ। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम के हमारे बैचेस भी देखना, सिर्फ लास्ट के 10 डेज हमने बच्चों को क्रैश कोर्स दिया था और 90% एग्जैक्ट क्रैश कोर्स से चीजें आई थी। क्रैश कोर्स में हमने सारे सब्जेक्ट के मैराथन कराए थे। इस बार आपको खैर लाइव भी सारे मैराथन मिलेंगे, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के, चाहे मैकेनिक्स के। बस आप अच्छे से उनको भी रीड आउट करके जाओगे ना बेटा, आराम से हो जाएगा। बहुत इजी एग्जाम है, ज्यादा टफ नहीं। बट प्लीज किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से मत जुड़िए जिनको नॉलेज नहीं है। एक्चुअली एक वीडियो था हमारे लीड के बैच में, एक बच्चा दिखा रहा था, मेरा स्टूडेंट किसी बैच में पढ़ा रहा था, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम या पॉइंट आउट नहीं करूंगा। एक्चुअली वो बंदा ऐसा है कि भाई मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और मैकेनिक्स भी पढ़ा रहे हैं। सीरियसली यार, आपको नॉलेज है या नहीं है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में आप जान तो लो। और आप देख लेना, लीड के बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, पर किसी ने भी PYQ 2024 नहीं कराया, किसी ने भी। क्यों? कहां से कराएंगे? जब सोल्यूशन आता हो तब ना। कैमरे के सामने आके बोल के सोल्यूशन कराना इज नॉट अ इजी टास्क, है ना। चलिए, खैर मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने नहीं आया, बस आप सबकी वार्निंग है कि भाई कैरियर का सवाल है, कहीं गलत जगह आप चुन लिए और कहीं फंस गए तो जरूरी है कि आपका कैरियर खराब हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं बोला कि आप हमें जुड़े, हमारे साथ जुड़े। अगर आपकी मर्जी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमसे आगे गाइडेंस ले सकते हैं। आगे भी आपको कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि आगे भी हम आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लाइक SSC JEE, RRB JEE, या आप गेट में भी जाना चाहते हैं। गेट में मेरे पास प्रॉपर आपको दिल्ली में डेडिकेटेड बैच, हर एक ब्रांच का प्रॉपर डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। तो आप अपने कैरियर को थोड़ा सा सोचिए, क्लियर करिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि बहुत जरूरी है, ये यूनिक है और बहुत जरूरी है आप सबके कैरियर को सही करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।